नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के डिस्कशन में। इससे पहले हमने दो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पढ़ा। उसके बाद हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पढ़ा और ये दोनों एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनमें जो प्रावधान हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमको पढ़ने की आवश्यकता है और ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि हमारा संविधान कैसे बना, हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या हुई। 1773 के एक्ट में हमने पढ़ा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हमने पढ़ा कि डुअल गवर्नमेंट लेके आए, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और जिसमें उनके फंक्शन अलग अलग डिफाइन कर दिए गए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या करेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन से फंक्शंस देखेगा। ये हमने जैसे कि कल के लेक्चर में पढ़ा। इसी क्रम में आज का हमारा तीसरा लेक्चर है जिसका नाम है चार्टर एक्ट 1793, मतलब कि चार्टर एक्ट 1793 को हम पढ़ने वाले हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो अक्सर इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इसमें कुछ प्रावधान 1773 1784 के एक्ट से कंटिन्यू बनी रहे, लेकिन इसमें क्या प्रक्रिया बनी रही। ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने एक प्रक्रिया देखा कि 1773 के एक्ट से लेकर 1784 का हो या फिर अभी हम जो पढ़ने वाले हैं 1793 का एक्ट, उसमें लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ओवरराइडिंग जैसा सिस्टम बढ़ता रहा। मतलब कि कहने का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अनुसार कार्य करेगी भारत में। कुल मिला के कहा जाए तो ब्रिटिश इंडिया का भारत शासन में इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ता रहा, जो निम्न प्रकार के एक्ट और इन्हीं से हमारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है चार्टर एक्ट 1793, कॉपी पेंसिल अपने पास रखिएगा और हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें कहा गया, इसमें कंपनी को प्रिविलेज दिया गया कि आप भारत में और रह सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। इसको 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये जो प्रावधान है काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। और चार्टर एक्ट 1793 में इस बात को स्पेशली कहा गया कि जो कंपनी अपने फंक्शंस करेगी इंडिया में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे करेगी। अगर हम ऐसा कहें तो कंपनी जितने भी कार्य भारत में करेगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करेगी अप्रत्यक्ष रूप से। कंपनी केवल क्या है, कंपनी केवल क्या है, मतलब कि कार्य करने वाली कंपनी है, लेकिन सारा काम कौन करवाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट करवाएगी। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और कहा गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मोबिलाइज किया गया, ऑब्लिगेटेड किया गया, मतलब कि उनसे कहा गया कि आप गवर्नमेंट को 5 लाख पाउंड एनुअली पे करेंगे। अपने सारे जो असेंशियल आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, आप डिविडेंड देते हैं, किसी ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उसको डिविडेंड देंगे। उसका पेमेंट करने के बाद, आपके स्टाफ की सैलरी का पेमेंट करने के बाद, इंटरेस्ट और अदर चार्जेस आप सारे पेमेंट करने के बाद क्या करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख पाउंड एनुअली आप क्या करेंगे, हमको देंगे। और ये सारा खर्चा कहाँ से आएगा, इंडियन रेवेन्यू से आएगा। तो इसमें आपको एक बात समझ में आई कि चार्टर एक्ट 1793 है, यहां से ड्रेन ऑफ वेल्थ होने लगा। क्या होने लगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब कि हिंदी में कहें तो धन की निकासी होने लगी। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया और वो कौन सी बुक थी जिसमें धन की निकासी का सिद्धांत दिया गया, और वो महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी कौन था, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत धन की निकासी का सिद्धांत आया, पहली बार धन कहाँ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गया, उनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, किसके द्वारा, चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा। 5 लाख पाउंड एनुअली देंगे, अपने जितने भी एसेंशियल खर्चे खत्म करने के बाद आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी देगी।
ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई भी, चाहे वो गवर्नर जनरल हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे कमांडर ऑफ चीफ हो, वो अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो रॉयल की अप्रूवल की आवश्यकता है, इसके बिना उनका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने कहा चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति हो या फिर कंपनी हो, पर्सनल हो, अगर वो इंडिया में ट्रेड करना चाहता है तो कंपनी का लाइसेंस उसको अनिवार्य है। कहने का मतलब इसको कंट्री ट्रेड भी बोलते थे और प्रिविलेज भी बोलते थे। इसका मतलब हो गया कि कंपनी की मोनोपोली फिर से एस्टेब्लिश रही। अगर किसी को भारत में ब्रिटिश नागरिक है, अगर उसको ट्रेड करना है, अगर इसको कॉमर्शियल एक्टिविटी करना है, तो लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा लाला? कंपनी से। तो इसको बोलते थे कंट्री ट्रेड, या फिर प्रिविलेज किसको दिया गया? कंपनी को दिया। ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय और हुआ। इससे पहले जो इनिशियली जो पावर थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को थी, वो काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते थे, लेकिन ये पावर कॉर्नवालिस को 1786 के एक्ट से दी गई। 1786 का एक्ट इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 1793 के एक्ट के द्वारा इस पावर को जितने भी गवर्नर जनरल हुए उनको दे दी गई कि आप काउंसिल, गवर्नर की काउंसिल है वो डिसीजन लेती है, आप सर्टेन परिस्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं? काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब कि वीटो लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नर जनरल की जो पावर थी उसको और बढ़ा दिया। और आपको पता है कॉर्नवालिस कौन थे? रूल ऑफ लॉ की बात करते थे तो यहाँ पे पहली बार कंसेप्ट आया रूल ऑफ लॉ के बारे में, और इसी के द्वारा सिविल सर्विस का कंसेप्ट आया। इसके द्वारा, इन्हीं के कार्यकाल के द्वारा, 1753 के एक्ट में हमको देखने को मिलता है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर गवर्नर जनरल अब्सेंट है, अनुपस्थिति है बंगाल से, तो वो किसी भी व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। वो किन में से करेंगे? सिविलियन मेंबर काउंसिल के होंगे उनमें से कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसको बोलते हैं माल अदालत। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अक्सर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि माल अदालत क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री में चर्चा में रहा, तो इसके संदर्भ में आप बताइए, ऐसे प्रश्न आते हैं। क्या किया गया कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट किया गया, किससे? जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से, जुडिशियल फंक्शन से। तो इससे क्या हुआ? माल अदालत का क्या हो गया? अबोलिशंस हो गया। इसको रेवेन्यू कोर्ट भी बोलते थे। ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्पेशली माल अदालत को, रेवेन्यू कोर्ट को। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल में थोड़े से चेंजेस किए गए। इसमें प्रेसिडेंट और 2 अदर जो जूनियर मेंबर होते थे उनको प्रिवी काउंसिल से मेंबर होने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बिना भी, अगर इसके अतिरिक्त कहीं के भी मेंबर नहीं है तो वो भी अपॉइंट हो सकते थे। इससे पहले 1784 1773 में इस प्रावधान को लेके आए कि प्रिवी काउंसिल के मेंबर होने चाहिए। और सैलरी, स्टाफ की सैलरी, जितने भी वेतन भत्ते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी कर्मचारी हैं, उनके कार सारे कंपनी से दिए गए। कंपनी से देने का मतलब है कि भारत के रेवेन्यू से सारे काम किए गए। ये पॉइंट को हम पहले भी पढ़ सके हैं। कहने का मतलब है वेल्थ, मतलब कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, इस बात को समझेंगे। अब थोड़ा सा समरी देखें तो कंपनी के कार्यकाल को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल को वीटो पावर रिसीव हो गई, किस पे? काउंसिल के ऊपर। वो काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते थे। और ये प्रावधान तो पहले से था कि गवर्नर जनरल अथॉरिटी मद्रास और बॉम्बे के जो ब्रिटिश पोजेशन टेरिटरी थी उनके ऊपर, मतलब कि सब ऑर्डिनेट थे किसके? बंगाल के। जिसे पिछले के लेक्चर में हमने पढ़ा। ये लगातार बना रहा। सैलरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और स्टाफ की जो सैलरी है, वेतन भत्ते हैं, वो कंपनी के रेवेन्यू से दिए गए, मतलब कि भारतीय राजस्व से दिए गए। नॉर्मल पीपल पर क्या हुआ? टैक्स को इंक्रीजेस किया गया। और यहाँ से हमको फर्स्ट साइन देखने को मिलता है ड्रेन ऑफ वेल्थ का, धन की निकासी का सिद्धांत आप इस एक्ट से देख सकते हैं। ये हमारा आज का डिस्कशन था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि पूरा लेक्चर प्रिपेयर करने में काफ़ी मेहनत लगती है, जॉब भी है। जॉब से टाइम निकाल कर आपको थोड़ा सा
पढ़ाने का मन करता है तो पढ़ा देते हैं। और लगातार सीरीज चलती रहे, इसके आप क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इससे क्या है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आपकी जो भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।